हे गाइस, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग अगर आप सुबह सुबह देख रहे हैं सेशन। जब भी ये सेशन देख रहे हैं दैट्स द राइट टाइम टू डू सो। एंड आई वेलकम यू ऑल टू वन शॉट मैराथन रिविजन ऑफ अ वेरी स्मॉल बट एन important चैप्टर ऑफ जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस इनकम टैक्स में तो होता ही होता है, जीएसटी में भी होता है। एंड दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर सीए एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो कि सितंबर 26, दिसंबर 26 से जनवरी 2027 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। एक सेशन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ। इन अराउंड 1 hour 30 minutes आप लोगों का पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो गाइज, इफ यू रियली वांट टू सिक्योर 5 marks इन दिस चैप्टर, प्लीज़ मेक श्योर नॉट टू गिव इट अ लीव, मतलब इसको नॉट टू गिव इट अ मिस। आप लोग दोस्तों इस चैप्टर को ज़रूर करिएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इस पूरे चैप्टर को कवरअप करवाया गया है। 100% सिलेबस मिलेगा, फुल्ली अमेंडेड है। हर प्रोविजन के बाद एग्जाम्पल्स हैं, स्टोरीज हैं, क्वेश्चंस हैं। कोई प्रमोशन नहीं होगा, आपको बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा थ्रू एड्स। एंड लास्टली गाइस, आपको बस एक वादा करना है दैट यू विल हैव टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, अगर आप लोगों को मज़ा आएगा तो आप लोग मेरे साथ मेरे पेड क्लासेस में भी ज्वाइन कर ही सकते हैं, विच इज़ ऑन द श्रेय राठी क्लासेस ऐप, या आप www.shreyrathiclasses.com पर भी जाके एनरोल कर सकते हैं। विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट। अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा और 5 मिनट फटाफट अपनी जेब में डाल लीजिए बाय क्विकली रिवाइजिंग द एंटायर प्रोविजंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। ऑल द बेस्ट। अब दोस्तों, मैं आपको टीडीएस और टीसीएस ये चैप्टर के दो हिस्से हैं, दोनों में लगभग दोस्तों 40 मिनट्स के आसपास लगेगा, फॉलोड बाय 20 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड। तो वी शुड बी एबल टू वाइंड इट अप बाय विद इन 1 hour 40 to 1 hour 45 minutes। नाउ गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। लेकिन पहले मैं टीडीएस का करवाऊंगा गाइस आप लोगों को, क्योंकि अभी पहले फॉर द फर्स्ट 40 मिनट्स अपन टीडीएस करेंगे, तो मैं टीडीएस का ही एग्जांपल दे रहा हूं। टीसीएस का एग्जांपल तब दूंगा जब अपन टीसीएस वाले प्रोविजन पर पहुंचेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, सरकार ने कहा कि अगर राठी जी आप सामान बेच रहे हैं, लेट्स से मैं आपका होस्ट दोस्त श्री राठी, और मेरा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिन्हें मैं गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑलराइट गाइस, या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ होता है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गाइस, इनके साथ मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है लेट्स से ऑफ अ वैल्यू ऑफ 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपए, प्लस इस पर दोस्तों जीएसटी लगा है ऑन द प्रोडक्ट दैट आई एम सप्लाइंग। अगर इस पर जीएसटी लगा है एट द रेट 18%, तो 4 लाख रुपए का 18% निकल कर आता है 72,000 रुपीज। सो द टोटल अमाउंट दैट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनको मैंने गुड्स प्रोवाइड करे हैं, द टोटल अमाउंट दैट दे नीड टू प्रोवाइड इज 4.72 लाख रुपीज। 4,72,000 रुपए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मेरे को देने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मेरे को देने। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस, सरकार ने क्या बोला, सरकार ने अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू श्रेय राठी, जब आप श्रेय राठी को पेमेंट करेंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन्हें पूरी पेमेंट नहीं करेंगे, आप इनके अमाउंट में से, इस 4 लाख रुपए में से आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स काटेंगे एस टीडीएस। सर ऐसा नहीं लग रहा हम इनकम टैक्स वाले चैप्टर में हैं, इनकम टैक्स के टीडीएस वाले चैप्टर में हैं? लगभग वैसा ही है मेरे भाई। यहां सरकार ने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। सरकार ने कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाइल मेकिंग पेमेंट टू श्रेय राठी दे विल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन और 2% इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो 4 लाख रुपए का टीडीएस विल बी डिडक्टेड इधर 1% और 2% डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। TDS will be deducted at the rate 2% of the value without the GST component। 4 लाख रुपए, तो 4 लाख पे 2% कितना हुआ, 8,000 रुपए हुआ। तो सरकार ने कहा अपने ही डिपार्टमेंट से कि भाई साहब जब आप पेमेंट करेंगे टू राठी जी, तो आप 4 लाख की पेमेंट नहीं करेंगे, 4 लाख में से आप 8,000 रुपए हटा लेंगे, तो 3.92 लाख रुपीस तो आप पे करेंगे फॉर द गुड्स
and 72,000 rupees is what you will pay for the GST. So the total amount that you need to pay is 3,92,000 plus 72,000, तो आपका निकल कर आता है 4,64,000 गाइस, 4,64,000 रुपीज आप पे करेंगे। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने टीडीएस काटा है वो क्या करेंगे, ये टीडीएस जाकर दोस्तों ये 8,000 रुपए का टीडीएस जाके, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी जिनके साथ मेरा ट्रांजैक्शन होगा, वो जाकर ये अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे विद गवर्नमेंट। वो सरकार के पास जाकर ये पैसा जमा करवा देंगे। अब ये जो पैसा जमा हुआ है, ये पैसा है किसका, है तो राठी जी को बिलोंग करता है ना। तो जब ये गवर्नमेंट के पास जाके जमा करवाएंगे 8,000 रुपए, तो ये यही बोलकर जमा करवाएंगे दोस्तों विद द नेम ऑफ श्री राठी कि ये 8,000 रुपए हैं किसके, देने वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, देने वाला इन दिस सिनेरियो इज द रेसिपिएंट, बट ये पैसा है किसका, ये पैसा श्री राठी का है। तो जैसे ये 8,000 रुपए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करवाएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करवाएगी, वैसे ये 8,000 रुपए कहां पर रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द मोमेंट इट इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। जैसे ही वहां पर डिपॉजिट हुआ दोस्तों, वो क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा गाइस, कहां रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल रिफ्लेक्ट in electronic cash ledger of श्री राठी। वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 8,000 रुपए दिखा दिया जाएगा। इट इज समथिंग लाइक कि मेरी तरफ से 8,000 रुपए तो ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुके हैं। अब लेट्स से दोस्तों मेरी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 72,000 रुपीज है, और मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने भी तो सामान या सर्विसेज ली होंगी ना, मैंने भी तो सामान और सर्विसेज ली होंगी। तो इन परचेजेस पर मैंने जो जीएसटी पे किया है, मतलब जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो है दोस्तों लेट्स से 52,000 रुपीज का। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल कंसेप्ट, अपन को दोस्तों सरकार को जाके कितना डिपॉजिट करवाना होता है, श्री राठी दोस्तों सरकार को जाके टैक्स कितना डिपॉजिट करवाएगा, it will be output tax liability, the tax on the transaction that I supplied 72,000 rupees minus 52,000 rupees the tax that I have already paid। तो 72 में से 52 माइनस हुआ तो कितना बचा गाइस, 20,000 रुपीज बचा, 20,000 रुपए बचा। नॉर्मली मेरे को इतना जमा कराना होता है, बट मेरी तरफ से तो ऑलरेडी 8,000 रुपए सरकार को जमा करवा दिया गया है। 8,000 रुपए तो ऑलरेडी जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा। तो क्या दोस्तों जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 8,000 रुपए ये वाला आया, क्या वो 8,000 भी मैं यहां पर अब माइनस करूंगा? द आंसर इज यस। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला मैं 8,000 रुपए माइनस करूंगा, तो मेरा अब कैश आउटफ्लो कितना होगा, मुझे जाके अब सरकार को कितना जमा कराना है, आई हैव टू डिपॉजिट 12,000 रुपीज। So is everybody now clear about the concept on how it works guys? The TDS concept जहां पर पैसा देने वाला मतलब the payer is liable to deduct TDS and deposit the same with the government। जब सप्लायर अपने एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइलिंग करेगा और रिटर्न फाइलिंग करते वक्त वो अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो जनरली जाके हमें सरकार को देना पड़ता है। उसमें से जो रिमेनिंग अमाउंट आया दोस्तों, उसमें से विल ही बी यूजिंग द बैलेंस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, द अमाउंट दैट हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड, क्या वो यहां पर यूज कर सकता है ये 8,000 रुपए? द आंसर टू विच इज यस, ही कैन यूटिलाइज दिस 8,000 रुपीज देयर, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट इज व्हाट नीड्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट गाइस, क्या टीडीएस का कंसेप्ट क्लियर हुआ? द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीडीएस क्लियर हुई गाइस? अब कब तक ये टैक्स जमा कराना है, कहां कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना है, किन किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर उन्होंने टाइम से जमा नहीं करवाया तो उनके ऊपर क्या इंटरेस्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये ध्यान से एक सेकेंड, आ जाओ भाई। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज अ सिस्टम
इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि अपन लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्शन में. इट इज वन ऑफ द मोड्स टू कलेक्ट टैक्स अंडर विच सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट is deducted by the recipient at the time of making payment to the supplier. तो certain percentage कौन डिडक्ट करेगा? रेसिपिएंट, जिसने सामान रिसीव किया वो डिडक्ट करेगा at the time of making payment to the supplier. सरकार ने क्या बोला? The concept of TDS ensures regular inflow of tax collection to the government. Under section 51, section 51 में TDS आता है, section 52 में TCS आता है. Of the CGST Act provides for deduction of tax at source in circumstances. This section specifically lists out the deductors. कौन से वो deductors हैं जिन्हें TDS काटना है? Who are mandated, मतलब who are compulsorily made by the central government to deduct tax at source, जिन्हें compulsorily deduct करना पड़ेगा tax at source, the rate of tax deduction and the procedure for remittance of the tax deducted. All right guys, आइए मूविंग ऑन. अब जो आगे वाले पैराग्राफ्स हैं दोस्तों, ये टीसीएस से जुड़े हुए. ऑन द अदर हैंड टीसीएस, तो ये टीसीएस वाला प्रोविजन मैं आफ्टर 40 मिनट्स करवाऊंगा. ओके गाइस, आइए गाइस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सेक्शन 51 कहते हैं notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the government may mandate a department or establishment of the central government, state government, local authority, or government agencies, yes, such other class of persons as may be notified by the government on the recommendation of the council. Herein in this section referred to as the deductor, जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलेंगे? डिडक्टर. मतलब ये चार लोग वो हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन में सामान या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं. हमारे इस ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं दोस्तों? वो सामान खरीद रहे हैं. टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1%. दोस्तों सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है, तो 1% सीजीएसटी एक्ट में लगेगा, 1% एसजीएसटी एक्ट में लगेगा, तो टोटल 2% हो गया. और अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो आईजीएसटी एक्ट उसे गवर्न करेगा, जहां पर 2% ही लिखा हुआ है. From the date made or credited to the supplier herein in this section as the deductee, referred as deductee, जिसका TDS कट रहा है. So the person making the payment is responsible to deduct tax at the time of making payment to the supplier at the rate 1% of taxable goods or services or both, where the total value of such supply under a contract exceeds 2,50,000 rupees. सरकार ने 2.5 लाख रुपए की लिमिट लगाई कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो इन दैट केस टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द डिडक्टर. द सेट सम विल बी डिपॉजिटेड बाय द डिडक्टर व्हिच विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर एंड द सप्लायर कैन यूटिलाइज दैट फंड्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट. अब दो इसमें कंफ्यूजन आ सकते हैं. पहला, सर ये जो 2,50,000 रुपए की लिमिट है, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है? मतलब सर अगर ट्रांजैक्शन हम वैल्यू जो है वो 2,40,000 की है जिसपे जीएसटी लगा एट द रेट 18%, तो 2,40,000 रुपए के गुड्स या सर्विसेज थे, उस पर 18% जीएसटी लगा, तो टोटल वैल्यू निकल कर आती है 2,83,200. तो क्या इन दिस केस टीडीएस विल बी डिडक्टेड और नॉट? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द गुड्स थी वो तो 2,40,000 थी, जीएसटी मिला के 2,83,200 हो गया. तो जिसका मैं आंसर कर देता हूं, द टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड, क्योंकि हमें यहाँ पे जीएसटी को इग्नोर करना होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू कि वो 2.5 लाख को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही. अब नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि सर जो प्रोडक्ट्स खरीदे गए वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदे गए, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी. प्रोडक्ट ए की वैल्यू है 1,80,000, प्रोडक्ट बी की वैल्यू है 2,20,000 एंड प्रोडक्ट सी की वैल्यू है 3,80,000 रुपीज, और इनके ऊपर इनका जो एप्रोप्रिएट टैक्स रेट है वो भी लगा है. तो इन दिस सिनेरियो क्या से प्रोडक्ट सी से जुड़ा हुआ टीडीएस कलेक्ट होगा? क्योंकि प्रोडक्ट सी जो दिखाया गया उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, जबकि प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से इंडिविजुअली कम थी. तो सरकार ने उस चीज पर भी क्लियर कट बोल दिया कि सरकार ने कहा भाई साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखा जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 3 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं तो हम इंडिविजुअली 2.5 लाख रुपए की लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन एग्रीगेट वैल्यू अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई है, देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सक्लूडिंग द जीएसटी कंपोनेंट. ऑलराइट,
प्रोवाइडेड दैट, इधर ध्यान से देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द एंटायर चैप्टर, जिसके बारे में अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक बार आप लोगों के लिए अभी रीड आउट कर देता हूं, बट डिटेल डिस्कशन इज गोना फॉलो इन लेट्स से 15 मिनट्स टाइम। प्रोवाइडेड दैट no deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply is in a state or a union territory which is different from the state or, as the case may be, union territory of registration of the recipient. I know अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा और मैं समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, अगले 15 मिनट बाद समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन, जो दो कंफ्यूजन थे उससे जुड़ा हुआ एक कंफ्यूजन आपके सामने क्लियर कर दिया है। For the purpose of deduction of tax specified above, the value of supply shall be taken as the amount excluding the central tax, मतलब CGST, SGST, UTGST, IGST and cesses indicated in the invoice। तो दोस्तों जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है या जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग द जीएसटी कंपोनेंट। आ जाइए गाइस एनालिसिस पोर्शन। सरकार ने क्या कहा, द टीडीएस प्रोविजंस एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इट मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग पर्संस टू द डिडक्टर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। सर इसमें तो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ सर्विसेज अवेल कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है अंडर द जीएसटी लॉ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स। हाँ जी, हो सकते हैं, हो सकते हैं। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों जो कि आगे सर्विसेज लेट से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दे माइट बी परचेजिंग सम गुड्स और सर्विसेज। वो कुछ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हैं, जिन पर दोस्तों उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। जी हाँ, और कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जो आगे सर्विसेज देते हैं, आगे गुड्स देते हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो इन दिस केस आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा है बिकॉज दे आर सपोज टू डिडक्ट टैक्स। याद आ रहा है दोस्तों सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। तो अगर इफ आई एम प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अभी तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन क्या उन्हें क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करना है तो क्या उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अब इधर ध्यान से देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये वो लोग हैं जिन्हें टीडीएस काटना है, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी या नोटिफाइड पर्सन या कैटेगरी ऑफ पर्सन। अब ये नोटिफाइड पर्सन कौन कौन है, सरकार ने किन्हें नोटिफाई किया है? कहते हैं द फॉलोइंग पर्संस हैव बीन नोटिफाइड। फॉलोइंग पर्संस को नोटिफाई किया गया है दोस्तों ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा, established by any government with 51% or more participation by way of equity or control is with the government। तो या तो दोस्तों आप कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने, जैसे कि हमारी इंस्टीट्यूट आईसीएआई, क्या आईसीआई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है? द आंसर टू विच इज यस, आईसीआई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। और दूसरा दोस्तों, दूसरा, अगर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की 51% और मोर होल्डिंग है, मतलब मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, तो इन दैट केस दे आर आल्सो स्पेसिफाइड पर्संस हु आर सपोज्ड टू डिडक्ट टैक्स अगर वो कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं जिनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की है। या कोई सोसाइटी है एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग मेटल स्क्रैप। ये मेटल स्क्रैप एक नया अमेंडमेंट पॉइंट आया, लेकिन अमेंडमेंट इस बार का नहीं है, 1-1.5 साल पहले का अमेंडमेंट है कि अगर आप मेटल स्क्रैप खरीद रहे हैं फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन देन यू आर आल्सो अ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है दोस्तों, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कौन से डिडक्टर्स हैं जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होता है अंडर सेक्शन 51। तो आपको फिर ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी गाइस, यहां से लेकर यहां तक के वो लोग हैं दोस्तों जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू टीडीएस डिडक्शन, किन किन को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा
अगर ट्रांजैक्शंस आपस में कर रहे हैं डिडक्टर्स, मतलब इफ अ ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अ गवर्नमेंट एजेंसी और अ लोकल अथॉरिटी विद अ स्टेट गवर्नमेंट और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद अनदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो अगर ये ट्रांजैक्शंस आपस में कर रहे हैं, इन दैट केस दोस्तों टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड. Tax is not liable to be deducted at source in the following cases: when goods and or services are supplied from a PSU to another PSU, whether or not as a distinct person; when supply of goods and or services takes place between one person to another person specified in clauses A, B, C, D. ए बी सी डी, लेकिन इसमें क्या डाल दिया दोस्तों, एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप वाला, मतलब मेटल स्क्रैप वाले में तो दोस्तों टीडीएस लगेगा ही लगेगा, एक्सेप्ट एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन. ऑलराइट गाइस, तो ये एक्सेप्शंस में आया दोस्तों. अभी तक क्या क्लियर हुआ कि अभी तक हम लोगों ने यही सीखा है दोस्तों कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है. फिर हमने ये सीखा कि भैया जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जिसका मतलब या जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो आपका 2.5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, तभी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा. और तीसरी चीज हमने ये सीखी कि जब ये 2.5 लाख की वैल्यू निकालते हैं तो टैक्स कंपोनेंट नहीं देखते हैं. चौथी चीज ये भी सीखी कि अगर आपस में ये लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, द डिडक्टर्स अगर ये आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, एक्सेप्ट व्हेन any registered person is receiving metal scrap from another registered person. आ जाओ भाई. स्टैंडर्ड रेट ऑफ डिडक्शन एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में तो हमारी चर्चा हो चुकी है. रेट ऑफ टैक्स के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं. सर अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को गुड्स दे रहा है विद इन द सेम स्टेट, तो उसमें भी नॉट अ सप्लाई वाला केस. नॉट अ सप्लाई क्यों बोल रहे हो, नॉट अ सप्लाई क्यों बोल रहे हो, टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई तो है ना बेटा. टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे ऑन दैट ट्रांजैक्शन. कहते हैं द टैक्स वुड बी डिडक्टेड एट द रेट 1% अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 of the payment made to the supplier, the deductee of taxable goods and or services where the total value of supply under a contract exceeds 2.5 lakh rupees, excluding the amount of central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess indicated in the invoice. Thus, individual supplies may be less than 2,50,000. Individual supplies of product or services may be less than 2 lakh rupees, 2,50,000 rupees से कम हो सकते हैं. But if the total value of supplies under a contract is more than 2,50,000, TDS has to be deducted. TDS deduct होगा. Sir means यहाँ registered person का मतलब every person who is registered under GST. कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तनिष्क? ये इस वाले में जो लिखा है अदर रजिस्टर्ड पर्सन, इस वाले में लिखा अदर रजिस्टर्ड पर्सन, ये वाला एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. The deductor have to deduct tax at the rate of 1% from the payment made or credited to the supplier of taxable goods and or services under the CGST Act 2017. Equivalent percentage has to be deducted under SGST Act. So 1% CGST, 1% SGST in case of intra-state transaction, where the supply is interstate, TDS has to be deducted at the rate 2% from the payment made or credited to the supplier. ठीक है भैया, ये रेट भी हम लोग पहले जान चुके थे. Now guys, this is the most important concept. No TDS under the following cases. ये इसके आगे मैंने important भी मार्क किया हुआ है और इससे जुड़ा हुआ पहले क्वेश्चन भी आ चुका है. And I will not be surprised अगर इससे जुड़ा हुआ वापस क्वेश्चन आ जाए. आइए guys, the provision of section 51 subsection 1 lays down when the location of the supplier and the place of supply is in a state, union territory which is different from the state or union territory of registration of the recipient. अब दोस्तों मैं 3 केसेस बनाऊंगा, उसके बाद 3 केसेस के बाद आप कोई सा भी प्रोविजन उठा के पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. कहते हैं लास्ट में देयर विल बी नो टीडीएस. अब आपको अभी तक ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं अब आपको केस समझाता हूं. लेट्स से दोस्तों केस नंबर 1, मैं आपका होस्ट दोस्त श्री राठी,
मैंने कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं टू लेट्स से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, जो श्रेय राठी है वो भी मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं, रजिस्टर्ड इन यूपी। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो भी रजिस्टर्ड इन यूपी वाले हैं। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है गाइस, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी यूपी में है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है गाइस? इज इट एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन? सर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, बिकॉज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो इन दिस केस श्रेय राठी है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों यूपी में है। तो एज लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है दोस्तों? विद इन यूपी है दोस्तों। दोनों चीजें दोस्तों यूपी में है। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। चलो भैया इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, अच्छी बात है। अब दोस्तों जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों, क्या वो यहां पर पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करेंगे? क्या वो यहां पर मेरे को पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करेंगे? लेट्स से अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 3 लाख रुपए की थी, प्लस इस पर जीएसटी लगा है गाइस, प्लस इस पर जीएसटी लगा है। और अब मैं इस पे जीएसटी ना बिल्कुल वैसे बताऊंगा दोस्तों जैसे कि एक्चुअली लगा है, प्लस सीजीएसटी एट द रेट 9% प्लस एसजीएसटी एट द रेट 9%, 18%। तो 3 लाख का 9% 27,000, एसजीएसटी 27,000, तो 3 लाख का 54,000 जोड़ दें तो निकल कर आता है 3.54 lakhs, 3,54,000। नाउ आप लोगों से मेरा क्वेश्चन, एवरीबडी ऑफ यू विल हैव टू आंसर मी, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर इस पर, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, यहां पर 1% टीडीएस कटेगा गाइस? 3 लाख रुपए का 1%, 3 लाख रुपए का जो 1% आपका सीजीएसटी होगा प्लस 1% एसजीएसटी होगा, करेक्ट? अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो टीडीएस काटा, और वो क्योंकि खुद भी यूपी में रजिस्टर्ड है, तो इन्होंने 1%, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, मतलब यूपी के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने 1% सीजीएसटी को दिया। मतलब ये वाला पैसा किसको दिया? मोदी जी को दिया। और ये वाला पैसा, एसजीएसटी वाला पैसा, ये किसे दिया? योगी जी को दिया। सही बात है कि नहीं है? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये अमाउंट, ये वाले अमाउंट्स क्या दोस्तों मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे? हाँ जी, ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाकर 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, 3,000 और 3,000, ये 1% जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब जाके जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करवाएगा, तो क्या वो श्रेय राठी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा 3,000 रुपए सीजीएसटी, 3,000 रुपए एसजीएसटी? हाँ जी, क्योंकि मैं भी यूपी का ही बंदा हूं। क्या योगी जी, देखो मोदी जी तो पूरे अपने देश भर के एक ही है, सीजीएसटी एक्ट अप्लाइज टू द एंटायर नेशन, तो मोदी जी की टेंशन नहीं है। मेरे को टेंशन किनकी है पता है? योगी जी की। क्योंकि मैं योगी जी के पास रजिस्टर्ड हूं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो मेरा टीडीएस काट रहा है, वो ये 1% जाके कहां जमा करा रहा है? वो योगी जी को दे रहा है ना, क्योंकि मेरे को योगी जी से हिसाब करना पड़ता है अपना फाइनली। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? मेरे को अपना हिसाब किससे करना पड़ता है? योगी जी से करना पड़ता है। तो इन दिस केस क्या टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड? क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज यस, टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन दिस सिनेरियो। मूविंग ऑन गाइस, केस नंबर 2 पर चलते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त अब थोड़ा सा स्पीड अप करके बताऊंगा गाइस। मैं दोस्तों यूपी में रजिस्टर्ड हूं, मैंने कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं दोस्तों ऑफ अ वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। बट ये जो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है दोस्तों, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यूपी नहीं है, वो राजस्थान है गाइस। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, जो इस पर आईजीएसटी लिवाई करा जाएगा गाइस, आईजीएसटी विल बी लिवाइड एट द रेट लेट्स से 18%। तो 5 लाख का 18% निकल कर आता है 90,000 रुपए।
तो 5.9 लाख रुपीस का पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ। नाउ इन दिस केस गाइस, जो भी रेसिपिएंट है, लेट्स से इट्स अ लोकल अथॉरिटी, और लोकल अथॉरिटी दोस्तों चाहे यूपी में रजिस्टर्ड हो या राजस्थान में, चलो अपन लेते लेट्स से राजस्थान में रजिस्टर्ड है, क्योंकि उन्हें गुड्स और सर्विसेज वहां रिसीव हुई, और जनरली जो हमारा जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, तो दोस्तों ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है, एंड इसीलिए मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान बनाया। तो क्या इन दिस सिनेरियो, क्या इस 5 लाख रुपए पर, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्या टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी? द आंसर टू विच इज यस, 10,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट होगा, और 10,000 रुपए का जो लोकल अथॉरिटी ने टीडीएस काटा, ये किस नाम से काटा? ये आईजीएसटी के नाम से काटा। क्या आईजीएसटी एक्ट भी पूरे हिंदुस्तान में एक ही लागू है? हाँ जी। लाइकवाइज टू सीजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट भी पूरे हिंदुस्तान में एक ही लागू है दोस्तों। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, आईजीएसटी जाकर किसके पास चला गया दोस्तों? मोदी जी के पास चला गया, क्योंकि मोदी जी सबसे पहले इसे कलेक्ट करते हैं, फिर वो शेयर करते हैं विद द डेस्टिनेशन स्टेट। लेकिन क्या आईजीएसटी, ये जो 10,000 रुपए लोकल अथॉरिटी ने काट के जमा करवाया है, क्या वो श्री राठी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा? हाँ जी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का एक ही आईजीएसटी एक्ट है, मेरे यहां पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो मैं उसका क्रेडिट उठा पाऊंगा, मैं उसका बेनिफिट उठा पाऊंगा। नाउ कम्स द पेनल्टीमेट केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो गाइस। ये वाला केस में ही बच्चे परेशान होते हैं और फिर गड़बड़ कर जाते हैं गाइस। इधर देखिएगा केस नंबर 3। अब दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त श्री राठी, लेट्स से दोस्तों मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूं, मैंने कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करे हैं दोस्तों, जो कि इंट्रा स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जिनकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र ही है। हाउएवर जो रेसिपिएंट इंसान है, लेट्स से यहां पर अपन ले लेते हैं, एक सोसाइटी है दोस्तों, सोसाइटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सोसाइटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गाइस, और ये वेस्ट बंगाल में है, तो सोसाइटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी दोस्तों डिडक्टर की कैटेगरी में आती है। हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है दोस्तों 4 लाख रुपए का हुआ है, और इस पर सीजीएसटी लगेगा। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर बोथ इन द सेम स्टेट, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है दोस्तों? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो देन इन दिस सिनेरियो सीजीएसटी विल बी डिवाइड एट द रेट 9%, तो 4 लाख का 9% कितना निकल कर आता है? 36,000। फिर दूसरा एसजीएसटी विल बी डिवाइड, एसजीएसटी विल बी डिवाइड एट द रेट 9%, तो 36,000। टोटल कितना निकल कर आता है दोस्तों? टोटल कितना निकल कर आता है? हाँ जी गाइस, 4,72,000, 4.72 lakhs। ऑलराइट, नाउ गाइस, टीडीएस किसे काटना है दोस्तों? टीडीएस काटना है सोसाइटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो कि रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में। अगर हमने इनसे बोला कि आपको 1%, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, आपको 1% सीजीएसटी काटना है, 1% एसजीएसटी काटना है, तो इन्होंने 4,000 रुपए का सीजीएसटी काटा और मोदी जी को दे दिया, ये मोदी जी को दे दिया। तो ये क्या मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा? ये क्या मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा? हाँ जी, ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मोदी जी का जो कानून है विच रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाइज टू द एंटायर नेशन। लेकिन अब गेम बिगड़ने वाला है। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भैया मैंने 4,000 रुपए का एसजीएसटी काटा, और क्योंकि ये कहां पर रजिस्टर्ड है? सोसाइटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, तो ये 4,000 रुपए उन्होंने जाकर कहां दे दिए? ये 4,000 उन्होंने जाके ममता दीदी को दे दिए, ममता बनर्जी जी को, जो दोस्तों वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन्हें दे दिए 4,000 रुपए। अब ममता दीदी ने अपनी झोली में रख लिए वो 4,000 रुपए।
अब क्या ये मेरे, जो कि मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर हूं, तो मेरे पास बगल में फडणवीस अंकल खड़े हुए थे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, वो मेरे से कहते हैं अरे आपके 4,000 नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? तो मैंने फटाफट फोन किया सोसाइटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को और उनसे कहा कि भैया ये 4,000 रुपए जमा नहीं कराए। कह रहे हमने तो कब के जमा करा दिए। मैंने कहा कहां जमा कराए? अभी फडणवीस अंकल मेरे बगल में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भैया अभी तक हमारे पास कोई 4,000 रिसीव ही नहीं हुए। 4,000 रिसीव होंगे तभी तो मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूं, मुझे एसजीएसटी का जो लेना देना होता है वो महाराष्ट्र से लेना देना होता है, फडणवीस भैया से लेना देना होता है। तो कह रहे हैं ये फडणवीस भैया को दिखा दिया आपने? तो कह रहे हैं हाँ, कौन फडणवीस भैया? अरे मैंने कहा अरे बगल में बैठे हैं, कैसे पूछ रहे हो कौन? चीफ मिनिस्टर। कह रहे हमारे चीफ मिनिस्टर तो ममता दीदी हैं, हमने तो उन्हें जाके दे दिए 4,000। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, उन्हें जाके क्यों दिए, मेरे चीफ मिनिस्टर को दोगे ना? तो कह रहे आप पागल हो गए, हम वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में आके क्यों जमा कराएंगे? हम जहां रजिस्टर्ड हैं हम वहीं के तो एसजीएसटी में दे सकते हैं ना, हम वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, हम महाराष्ट्र को दे ही नहीं सकते। ये तो पोर्टल पे सिस्टम ही अलाउड नहीं है। जब आप टैक्स जमा कराते हो तो आप एसजीएसटी में जो टैक्स डालते हो वो एसजीएसटी का टैक्स तो उस स्टेट को जाएगा ना जिस स्टेट में हम रजिस्टर्ड हैं। तो आप ममता दीदी से ले लो। कह रहा है ममता दीदी से कहां से ले लें, हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, हम ममता दीदी से कैसे टैक्स ले लें? क्या समझ में आया दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है? कि जो रेसिपिएंट है दोस्तों, वो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है और जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। रेसिपिएंट और जो सप्लायर हैं वो अलग अलग स्टेट में हैं, and the transaction is an intra-state transaction. In that case TDS will not apply. इसमें क्योंकि हो ही नहीं सकता था, सिस्टम ही अलाउ ही नहीं करता, सरकार ने इस केस में कहा आप टीडीएस काटो ही नहीं, ना सेंट्रल का काटो ना स्टेट का काटो, आप तो यहाँ पूरे के पूरे पैसे 4,72,000 रुपीज किसको दे दो दोस्तों? आप राठी जी को दे दो, इसमें आपको कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नो टीडीएस। क्या समझ में आया दोस्तों द कंसेप्ट? आइए गाइस, आइए, कहते हैं द प्रोविजन टू सेक्शन 51(1) लेज डाउन व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट। जो कि डिफरेंट है किससे दोस्तों? किससे डिफरेंट है दोस्तों? It is different from the state or union territory of the registration of the recipient. अरे तनिष भाई, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट तो प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है ना बेटा, वो तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से अपने को जाकर देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या गुड्स दिए, क्या ट्रांजैक्शन था, क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन था, क्या उसके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स थे जिसके बेसिस पर यह डिसाइड हुआ। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई नॉट नेसेसरली मींस वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही है मेजॉरिटी केस में, हाँ, लेकिन नॉट नेसेसरली। प्लेस ऑफ सप्लाई में कितनी बार देखा गया है कि रेसिपिएंट अगर दूसरे राज्य का है एंड लेट्स से अगर इवेंट जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, या if it relates to construction of an immovable property, then the place of supply is जहां पर construction of immovable property हो रही है। तो हो सकता है दोस्तों अगर ये construction of immovable property हो रही है in महाराष्ट्र, then the place of supply will be महाराष्ट्र। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट अगर दूसरे स्टेट का है तो इंटर स्टेट ही होगा। हाँ, ये बात सही है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन नॉट नेसेसरली। कहते हैं द अबव स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट आर इन द सेम स्टेट। पहला वाला सिनेरियो गाइस, जहां दोस्तों तीनों ही सेम स्टेट के हैं, तो इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा ट्रांजैक्शन पर और सीजीएसटी एसजीएसटी डिडक्ट होकर इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस डिडक्ट होकर जमा हो जाएगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी ऑफ द सप्लायर।
तो कहते हैं इट वुड बी इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, एंड टीडीएस सेंट्रल प्लस स्टेट टैक्स शैल बी डिडक्टेड. It would be possible for the supplier to take credit of TDS in his electronic cash ledger. Next, supplier as well as the place of supply are in different state. ये दूसरा केस था दोस्तों जहां पर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है. इन सच केसेस इंटीग्रेटेड टैक्स, क्या लगता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड टैक्स वुड बी लिवाइड, टीडीएस वुड बी डिडक्टेड, वो होगा इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी, एंड इट वुड बी पॉसिबल फॉर द सप्लायर डिडक्टेड टू टेक क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. अब आया आखिरी वाला सिनेरियो, द थर्ड केस. सप्लायर एज वेल एज द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन स्टेट ए एंड द रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन स्टेट बी. Supplier as well as the place of supply are in state A and the recipient is located in state B. So in that case, in that scenario guys, क्या आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो गया? हाँ जी, क्योंकि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है, तो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि सेम स्टेट में है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो गया. लेकिन जो रेसिपिएंट है वो स्टेट बी में लोकेटेड है, तो इन दैट केस, इन दिस सिनेरियो, TDS would not be attracted. इधर आ जाइए guys. The supply would be intra-state supply and central tax and state tax would be levied. In such cases, transfer of TDS, central tax and state tax of state B. मतलब जो योगी जो किधर चला गया था, ममता दीदी के पास चला गया था, to the cash ledger of the supplier, central tax and state tax of state A would be difficult. सेंट्रल टैक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेंट्रल टैक्स तो पूरे देश का एक ही है, लेकिन पैसा चला गया स्टेट टैक्स ऑफ स्टेट बी, वेस्ट बंगाल, और हम वेट कर रहे थे स्टेट टैक्स ऑफ स्टेट ए. तो इन सच केसेस सरकार ने टीडीएस का प्रोविजन ही रद्द कर दिया. टीडीएस वुड नॉट बी डिडक्टेड. Thus both the supplier as well as the place of supply are different from that of the recipient. No tax deduction at source would be made. तो अगर दोस्तों सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, मतलब इंट्रा स्टेट है, एंड सप्लायर और रेसिपिएंट अलग अलग स्टेट में है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. आइए गाइस, एग्जांपल्स फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन. मैं 2 सिनेरियोस करवाता हूं, बाकी 4 आप लोग इजीली कर सकते हैं. खैर नीचे वाले 3 तो ऊपर वाले जैसे ही हैं, तो इसलिए कोई बस उसमें बस इतना फर्क है कि ऊपर स्टेट लिखा है, नीचे यूटी लिखा है. यह मैंने इंस्टीट्यूट की किताब से ही लिया है. ये देखिएगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इन स्टेट ए, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए, मतलब दोस्तों इंट्रा स्टेट. अब अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट भी स्टेट ए में ही है तो टीडीएस लगेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं लगेगा. रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट स्टेट ए, टीडीएस लगेगा. नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द सप्लायर स्टेट ए, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए, फिर इंट्रा स्टेट है. अब रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट स्टेट बी, ओहो, क्या टीडीएस लगेगा? नहीं गाइस, नो टीडीएस इन दिस सिनेरियो, कोई टीडीएस नहीं होगा. बताइए दोस्तों रिमेनिंग 4 सिनेरियोस, रिमेनिंग 4 केसेस फटाफट. I'll get some water for myself by that time. आप लोग रिमेनिंग 4 केसेस करिए फटाफट. अब बढ़ते हैं आगे. अब प्रोविजंस बहुत छोटे छोटे आसान है, पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. The amount deducted at source under this section shall be paid to the government by the deductor within 10 days after the end of the month in which such deduction is made in such manner as may be prescribed. तो कब तक जाकर दोस्तों डिडक्टर को, सरकार को पैसा दे देना है दोस्तों? अगले महीने की 10 तारीख तक. जो भी डिडक्टर है दोस्तों, वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके कब तक पैसा जमा कराएगा? इन सिनेरियोस इन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा का है दोस्तों. ऊपर वाली कंडीशन, ऊपर वाले एक्सेप्शनल कंडीशन में नहीं आ रहे, मतलब थर्ड वाले केस में नहीं आ रहे हैं, तो इन दैट केस अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना है. द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शुड बी डिपॉजिटेड बाय टू द गवर्नमेंट अकाउंट बाय द डिडक्टर बाय द 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. अगले महीने की 10 तारीख. तो सितंबर के महीने में अगर टीडीएस कटा है तो कब तक जमा करा देना है? ऑन और बिफोर 10th अक्टूबर तक जमा करा देना है. आईसी एग्जांपल कहते हैं सप्लायर मेक्स a supply worth 20 lakh rupees to a recipient and the GST at the rate of 18% is required to be paid.
The recipient, while making the payment of 20 lakh rupees to the supplier, will deduct TDS at the rate 2%. और 2% कितना होगा, मतलब 1% CGST SGST डिपेंडिंग अपॉन कि यार अगर इंट्रास्टेट है तो इन दैट केस 1% लगेगा, तो 20 lakhs का 1% 20,000 CGST, 20,000 SGST, और अगर इंटरस्टेट है तो 40,000 IGST. The value of TDS, the value for TDS purpose shall not include 18% GST. The TDS so deducted shall be deposited in the government account by the 10th of the succeeding month. Next, जो TDS डिडक्ट हुआ है दोस्तों, वो कहां पर जमा होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा? इट विल रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर. द TDS so deducted in the so deposited in the government account shall be reflected in the electronic cash ledger of the supplier deductee, who would be able to use the same for payment of tax or any other amount. Next question, section 51(3). A certificate of tax deduction at source shall be issued in such manner and in such form and in such manner as may be prescribed. आपने भाई जिसका टैक्स काटा आप उसे सर्टिफिकेट दोगे, भैया हमने तुम्हारा टैक्स काट के सरकार के पास जमा करवा दिया है. सही बात है कि नहीं है? तो सरकार ने कहा a TDS certificate is required to be issued by the deductor, the person who is deducting tax, in prescribed form to the deductee, the supplier from whose payment TDS is deducted. आइए गाइस, और जो TDS सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका क्या फॉर्म होता है? फॉर्म GSTR 7A, जिसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं दोस्तों? TDS certificate number, GSTIN of the deductor, name of the deductor, GSTIN of the deductee, legal name of the deductee and trade name if any, टैक्स पीरियड कौन से महीने का या कौन से टैक्स पीरियड का आपने जाके TDS काट के जमा करवाया है इन GSTR 7, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड. तो दीज आर द इंफॉर्मेशन which is available for क्या बोलते हैं इन TDS सर्टिफिकेट. सेक्शन 51(4) ओमिट हो गया है. पहले दोस्तों लेट फीस लगाई जाती थी इन केस ऑफ डिले ऑफ इश्यू ऑफ TDS सर्टिफिकेट, लेकिन अब वो हटा दी गई है क्योंकि सरकार अपने ही तो भाई पर TDS सर्टिफिकेट जिसको इशू करना है वो तो डिडक्टर है, और डिडक्टर सरकार के ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो सरकार ने अपने डिपार्टमेंट से वो लेट फीस का सिस्टम ही हटा दिया. सेक्शन 51 सबसेक्शन 5, जो आपने TDS काटा है वो डिडक्टी क्या अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा तो उसे यूज कर सकता है? हाँ जी गाइस, उसे यूज कर सकता है. आइए, the deductee shall claim credit in his electronic cash ledger of the tax deducted and reflected in the return of the deductor furnished under subsection 3 of section 39 in such manner as may be prescribed. The reflection of amount of TDS, कहते हैं the amount of tax deducted is reflected in electronic cash ledger of deductee, return filed by deductor under section 39(3). इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी में रिफ्लेक्ट करेगा, और रिटर्न जो डिडक्टर फाइल करता है GSTR 7 उसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि दिस इज द अमाउंट ऑफ TDS दैट हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड. द डिडक्टी कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. दिस प्रोविजन enables the government to cross check whether the amount deducted by the deductor is correct and there is no mismatch. क्योंकि जो डिडक्टर है वो GSTR 7 में डिटेल्स डालेगा, एंड जो डिडक्टी है जिसका TDS डिडक्ट हो रहा है वो उसने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा. तो मैचिंग हो जाएगी बिटवीन द अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड द अमाउंट शोन इन द रिटर्न फाइल्ड बाय द डिडक्टर. खैर यहां पर आपने कोई नया प्रोविजन नहीं पढ़ा है गाइस, आई हैव नॉट टॉट यू एनी न्यू प्रोविजन राइट नाउ. सेक्शन 51 सबसेक्शन 6, अगर 10 तारीख तक आपने टैक्स जमा नहीं करवाया, the deductor, if he failed to deposit tax by the 10th of the next month, तो क्या इंटरेस्ट लगाया जाएगा? The answer is yes, इंटरेस्ट लगाया जाएगा. कहते हैं if any deductor fails to pay to the government the amount deducted as tax under subsection 1, he shall pay interest in accordance with the provisions of subsection 1 of section 50 in addition to the amount of tax deducted. सरकार ने क्या बोला? If any deductor fails to pay to the government the amount deducted, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा अंडर सेक्शन 50. और अंडर सेक्शन 50 कितना रेट होता है दोस्तों? 18% पर एनम का
लेकिन ये डे वाइज कैलकुलेट होता है। तो नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर कहते हैं, इफ द डिडक्टर हैज नॉट रेमिटेड द अमाउंट डिडक्टेड एज टीडीएस टू द गवर्नमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, he is liable to pay interest under section 50 at the rate 18% per annum in addition to the amount of tax deducted. लेट्स से दोस्तों एक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ डिसंबर वाज 30,000। ये हमें दिसंबर में काटा है, तो इसकी ड्यू डेट क्या है डिपॉजिशन की? ड्यू डेट फॉर डिपॉजिशन अगले महीने की 10 तारीख, तो 10th जनवरी तक जमा करवा देना चाहिए था। आपने जमा करवाया 29th जनवरी को, तो यू आर लेट बाय 19 डेज, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 19 डेज। 30,000 18% इंटू 19 डिवाइड बाय 365 281 रुपीज आता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा। ये डिडक्टर अपनी जेब से पे करेगा, क्योंकि यहां पर डिडक्टर ने गलती करी है। ये डिडक्टर सप्लायर की पेमेंट में से नहीं काटेगा। ऑलराइट, ये डिडक्टर को अपनी जेब से जाकर जमा कराना पड़ेगा। सप्लायर की पेमेंट में से तो उसने 30,000 रुपीज को ऑलरेडी टीडीएस काट लिया है। नेक्स्ट गाइस, the determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in 73, 74 and 74A final level। कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। सेक्शन 51(8) रिफंड से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि रिफंड भी हमारा फाइनल लेवल पर है कि अगर कोई रिफंड दिया जाता है बिकॉज कोई गलत अमाउंट जमा हो गया है, तो इन दैट केस द रिफंड टू द डिडक्टर और द डिडक्टी कैन बी ग्रांटेड विद इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54। However, that will be dealt at the final level। सरकार ने कहा हम कोई रिफंड ग्रांट नहीं करेंगे अगर अमाउंट हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी में दिखा दिया है तो। ऑलराइट गाइस, लेकिन ये सारी डिस्कशन इन रिलेशन टू फाइनल लेवल में डिस्कस किया जाएगा। सर 51(4) में क्या ओमिट हुआ था फिर? तनेश आप ध्यान से नहीं सुनते बेटा। 51(4) में ये बोला है कि लेट फीस लगाई जाएगी अगर गवर्नमेंट का जो डिडक्टर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, अगर वो टीडीएस सर्टिफिकेट टाइम से टाइम इश्यू नहीं करते थे तो उनके ऊपर लेट फीस लगाई जाती थी। सरकार ने वो लेट फीस ही हटा दी है। तो अब टीडीएस सर्टिफिकेट अगर टाइम से टाइम दे दिया गया या नहीं भी दिया गया तो भी दोस्तों, मतलब डिबिलेटेड भी दिया गया तो भी लेट फीस लिवाई नहीं करी जाएगी। क्लियर गाइस? आइए, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिडक्टर अंडर जीएसटी, ये अपन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं गाइस। विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टीडीएस डिडक्टर को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है। एंड इफ देयर आर रीजंस टू बिलीव कि जो प्रोविजन था टीडीएस का, अब जो डिडक्टर है जिसके बेसिस पर इसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिया गया था, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब ही इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एनीमोर, उन्हें अब और कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, देन ही मे कैंसिल द सेड रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा? हाँ जी। इधर देखिएगा, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 shall electronically submit a verification application in prescribed form through the common portal. The proper officer shall, after due verification, grant registration within 3 working days from the date of the application. Also, on a request or upon an inquiry or pursuant to any other proceedings under the Act, if the proper officer is satisfied that a person is no longer liable to deduct tax under section 51, then the proper officer may cancel the said registration। उनका registration cancel कर दिया जाएगा। So guys, this brings us to the end of the first segment of the chapter, which is TDS। अब अगला segment है TCS, Tax Collection at Source। अब TCS का मैं पहले एग्जांपल दूंगा गाइस, फिर TCS के अपन प्रोविजन करेंगे। तो एक बार एग्जांपल समझ लेंगे ना तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है गाइस। लेट्स से मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी, मैं कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता हूं। लेट्स से इन दिस एग्जांपल आई एम सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन ईसीओ गाइस, थ्रू एन ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है, और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिनका नाम सुनकर आप लोग समझ जाएंगे, Amazon। सुना ही होगा दोस्तों। अरे हाँ सर, कभी ना कभी हमने भी सामान ऑर्डर करें, बिल्कुल सही। तो इन दैट केस ईसीओ वाला दोस्तों, ईसीओ वाला
मेरे सामान बिकवाने में मदद करता है, और यहां रेसिपिएंट है जिसने सामान खरीदा। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस, क्या रेसिपिएंट दोस्तों श्रेय राठी को डायरेक्टली पेमेंट करता है? नहीं, रेसिपिएंट दोस्तों अमेजॉन को पे करता है। रेसिपिएंट किसको पे करता है? अमेजॉन को पे करता है। और अमेजॉन इस पेमेंट में से क्या डिडक्ट करता है दोस्तों? इस पेमेंट में से लेट्स से अगर ये पेमेंट मिला 10,000 रुपए का, तो अमेजॉन आफ्टर डिडक्टिंग इट्स ओन कमीशन 10,000 में से वो अपना कमीशन माइनस कर लेते हैं। लेट्स से कमीशन आया 700 रुपए का, 700 रुपीज का, तो वो मेरे को 9,300 रुपए पे करेंगे फॉर द गुड्स, क्योंकि उन्होंने कहा भैया मैंने तुम्हारी मदद करी है, मैं तुम्हारे लिए रेसिपिएंट ढूंढ कर लाया था। तो 9,300 रुपए, 9,300 रुपीज विल बी पेड टू श्रेय राठी इन दिस सिनेरियो। अब अंडर द प्रोविजन ऑफ टीसीएस सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई ऑन ईसीओ। सरकार ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई? ईसीओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि जब तुम श्रेय राठी को पेमेंट करोगे तो तुम 10,000 रुपए पर अपना कमीशन तो डिडक्ट करते ही करते हो, तुम 10,000 रुपए पर टीसीएस भी कलेक्ट कर लेना। हमने कहा भैया ये अमेजॉन वाले क्या करेंगे, टीसीएस का क्या होता है? तो उन्होंने, सरकार ने कहा कि 0.25% सीजीएसटी, इसकी रेट बता रहा हूं दोस्तों जो आपको आगे मिलेंगी, 0.25% सीजीएसटी प्लस 0.25% एसजीएसटी और 0.5% आईजीएसटी। क्या बोला है दोस्तों? 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी और 0.5% आईजीएसटी विल बी लिवाइड। ये अमाउंट लिवाई किया जाएगा ऑन 10,000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, की अगर ये इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट के केस में ये वाला लगेगा और इंटरस्टेट के केस में ये वाला लगेगा। तो लेट्स से अगर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है, एक ही बार में आपका अमाउंट निकल आएगा, तो 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का 0.5% 50 रुपए यहां पर टीसीएस के नाम के कलेक्ट होंगे। ये क्या है? ये एक टैक्स ही है। तो इन दिस सिनेरियो अब अमेजॉन मेरे को कितनी पेमेंट करेगी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टीसीएस प्रोविजन? 10,000 में से 700 रुपए अपना कमीशन तो काटेगी ही काटेगी। हम 700 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो मेरे को 9,300 नहीं देंगे, इसमें से भी वो 50 रुपए माइनस करके वो मेरे को 9,250 रुपए देंगे। तो अब मेरे पास 9,300 नहीं आएगा, अब मेरे पास कितना आएगा? 9,250 रुपए। अब अमेजॉन क्या करेगी? इस 50 रुपए का ये जो टीसीएस कलेक्ट किया है उन्होंने, तो अमेजॉन जाकर ये 50 रुपए डिपॉजिट करवाएगी विद गवर्नमेंट। डिपॉजिट विद गवर्नमेंट कहां जाकर जमा करवाएगी दोस्तों? डिपॉजिट करवाएगी विद गवर्नमेंट। एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? और ये जैसे ही 50 रुपए यहां पर डिपॉजिट होंगे, तो क्या वो श्रेय राठी के, ध्यान से देखिएगा, क्या वो श्रेय राठी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा? हाँ जी, रिफ्लेक्ट कर जाएगा 50 रुपए या 25 सीजीएसटी एसजीएसटी अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता था। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? क्या सबको समझ में आया ना? तो अच्छा सर, अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, सर इसमें क्या गुड्स की क्या वैल्यू की क्या लिमिट बताइए? जैसे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा का था तब टीडीएस लगता था, यहाँ कोई ऐसा है कि गुड्स की वैल्यू मिनिमम 1,000 रुपए होनी चाहिए तभी लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा भी तो हो सकता है 10,000 का सामान श्रेय राठी ने ईसीओ के थ्रू बेचा, उसमें से 2,000 का रिटर्न आ गया। हम तो अमेजॉन पे देखते हैं ना कि रिटर्नेबल है या नहीं है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? भाई साहब नेट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा। फिर
किस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा? नेट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा। सर टीसीएस कलेक्टेड फ्रॉम एवरी सप्लायर और जस्ट रजिस्टर्ड वन? गुड पॉइंट। अभी इसको अपन पढ़ेंगे तो इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तनिष्क अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, इधर दीजिएगा 2 मिनट। आ जाओ गाइस। कहते हैं टीसीएस रेफर्स टू द टैक्स which is collected by the electronic commerce operator when a supplier supplies taxable goods or services through e-commerce operator and the payment for that supply is collected by the said e-commerce operator, मतलब electronic commerce operator। कहते हैं there are many e-commerce operators herein referred to as an operator like Amazon, Flipkart, Urban Clap, etc. operating in India. These operators display on their portals products as well as services which are naturally supplied by some other person to the consumer। क्या बोला है दोस्तों? कहते हैं these operators display on their products on their portals, मतलब ये जो ऑपरेटर्स हैं वहां पर सप्लायर के प्रोडक्ट सर्विसेज दिखाते हैं, रेसिपिएंट खुश हो जाता है, वो खरीद लेते हैं। कहते हैं the said goods or services belonging to other suppliers are displayed on the portals of the operators and consumer buy such product services through these portals. On placing the order, जब order place होता है for a particular product service, the actual supplier supplies the selected product service through the operator to the consumer. The price consideration for the product service is collected by the operator from the consumer and passed on to the actual supplier after the deduction of commission and incidental expenses mutually agreed upon by the operator. All right guys, ये तो अपन लोग जानते हैं दोस्तों, वो कमीशन और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट विल बी पेड टू द सप्लायर। नेक्स्ट सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कहते हैं notwithstanding anything to the contrary contained in this act, every ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर not being an agent, यहां पर अपन उसे ऑपरेटर का नाम देंगे फॉर द पर्पस। बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ना बोलते हुए अगर मैं ऑपरेटर बोलूंगा या ईसीओ बोलूंगा तो आप वही बात समझ जाइएगा कि मैं एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा हूं। shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1%, ये 1% हाईएस्ट रेट है, लेकिन जो प्रेजेंटली अभी एप्लीकेबल है अंडर द सीजीएसटी एक्ट इज नॉट 1%, इट इज 0.25%। तो 1% हमारे को अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ टीसीएस। as may be notified by the government on the recommendation of the council of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the operator, is to be collected by the operator। यहां पर दोस्तों पैसा कौन कलेक्ट करता है? ऑपरेटर कलेक्ट करता है। ऑपरेटर उस पैसे में से अपना कमीशन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माइनस करता है, और अब सरकार ने उस ऑपरेटर के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि भाई जब तुम अपना कमीशन भी तो रख ही रहे हो ना, इस पैसे में से निकाल ही रहे हो, तो उसके साथ साथ टीसीएस निकाल लो और टीसीएस निकाल के सरकार के पास जमा करा दो। ये टीसीएस जो आप जमा कराओगे इट विल रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर, और सप्लायर फिर इस पैसे को यूज कर सकता है। यहां पर दोस्तों फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शैल मीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन 9(5). याद आ रहा होगा दोस्तों सर 9(5) में 5 सर्विसेज थी, 5 नहीं बेटा 6 थी, एक नया पॉइंट जोड़ा था। हाँ राठी जी अमेंडमेंट आया था, जहां पर अपन यही मानते हैं एज इफ सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द ईसीओ, हम ये मानते हैं कि सप्लायर ही ईसीओ है, तो इन दैट केस टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन 9(5) में याद होगा दोस्तों ओला उबर की सर्विसेज, मेक माई ट्रिप की सर्विसेज, जोमैटो स्विगी की सर्विसेज, जिसमें जो नया पॉइंट जुड़ा था लोकल डिलीवरी सर्विसेज, ये सारे केस में अगर सेक्शन 9(5) में टीसीएस लगा, सेक्शन 9(5) में जीएसटी लग रहा है, जहां ये माना जा रहा है एज इफ द सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड बाय द ईसीओ हिमसेल्फ, मतलब ईसीओ खुद ही कौन है? ईसीओ खुद ही कौन है? ईसीओ ही सप्लायर है।
तो ईसीओ अपना ही टीसीएस कलेक्ट करके थोड़े ना जमा कराएगा, ईसीओ तो खुद सप्लायर है। इस केस में सप्लायर नहीं है ईसीओ। जहां अमेजोन का केस मैंने ऊपर बताया उसमें सप्लायर ईसीओ नहीं है, उसमें श्रेय राठी सप्लायर था। वो तो ईसीओ की मदद से मैंने रेसिपिएंट को सामान बेचा था। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कौन सी सर्विसेज या गुड्स पर लगेगा। कहते हैं कोई भी जो कि 95 को छोड़कर कोई गुड्स या सर्विसेज आते हैं उन पर ईसीओ वाला पॉइंट मतलब टीसीएस वाला पॉइंट लग जाएगा। Made available made during any month by all registered person through the operator reduced by the amount by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month। तो दोस्तों सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा कि जो आपकी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है उसमें से जितना आपका रिटर्न हो गया है, मतलब जो भी आपका टोटल आपने सप्लाई करी ड्यूरिंग अ मंथ, उस महीने में जितना रिटर्न हुआ है माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी कलेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरस्टेट है तो 0.5% आईजीएसटी कलेक्ट होना चाहिए। हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस? Who is liable to collect TCS? कहते हैं every ECO not being an agent has been mandated, मतलब it has been made compulsory for the ECO to collect TCS on the net value of taxable supplies। कहते हैं supplies net of returns if any made through it by suppliers where the ECO collects the consideration on behalf of the supplier। What is the rate? 0.25% of the net value of intrastate supplies, 0.5% of the net value of interstate taxable supplies। तो 0.25% CGST, 0.25% SGST। ICI example: suppose a certain product is sold at 1120 including IGST at the rate 12%। तो यहां पर दोस्तों IGST इंक्लूडिंग है तो 1120 में से इंटू 100 डिवाइड बाय 1112, 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, 1000 रुपए पर 0.5% लगाया जाएगा। जीएसटी कंपोनेंट पे ना टीडीएस था ना टीसीएस है। Through an operator by the supplier, the operator would collect tax at the rate 0.5% of the net value of 1000 rupees, that is 5 rupees in case of interstate supply। तो 1000 रुपए का 0.5% 5 रुपए आता है, तो 1000 रुपए में से वो 5 रुपए डिडक्ट करेगा, अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, रिमेनिंग अमाउंट वो पे करेगा टू द सप्लायर फॉर द गुड्स और द सर्विसेज। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, aggregate value of taxable supplies reduced by the taxable supplies returned to the suppliers। note इधर देखिएगा गाइस, नोट यहां से लेकर यहां तक नोट में क्या लिखा है कि अगर सेक्शन 95 वाली सर्विसेज हैं जो आप चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़कर आए हो, तो उसका ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा सेक्शन 95 में लिखा है। उसके लिए सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा। TCS not to apply on services notified under section 95 of the CGST Act। और वो जो नोटिफाइड सर्विसेज है वो आपके सामने लिखी हुई है, एक बार बस रीड आउट कर लीजिएगा, रिकैप हो जाएगा। 1 मिनट दे रहा हूं या 1.5 मिनट ले लो, बस रीड आउट कर लो गाइस इस पॉइंट को। नीचे जो बॉक्स में लिखा है वो यही है कि अगर आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 20 में जाओगे तो वहां पर टीसीएस से जुड़ा हुआ प्रोविजन है जहां पर बोला गया 2%। However, प्रेजेंटली कितना एप्लीकेबल है? 0.5% आईजीएसटी के केस में। आ जाओ गाइस नेक्स्ट, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहते हैं द पावर टू कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ऑपरेटर। सरकार ने, वैसे तो खैर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई मतलब नहीं है, सरकार ने कहा कि भैया ई कॉमर्स ऑपरेटर से जो हमें टैक्स कलेक्ट करना है दैट इज विदाउट एनी प्रेजुडिस, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग एंड फोर्स। ठीक है भैया। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये पैसा जो उसने 50 रुपए काटा था इन द एग्जाम्पल जो मैंने करवाया था, वो कब तक जमा करा देना है? सेम अगले महीने की 10 तारीख। The amount collected under subsection 1 shall be paid to the government by the operator within 10 days from the end of the month in which such collection is made। अगले महीने की 10 तारीख तक। The TCS amount collected by the ECO has to be remitted by to the government treasury within 10 days after the end of the month in which the collection was made। ICI example कहते हैं if the TCS has been collected in the month of July, अगर TCS collect हुआ in the month of July, the amount has to be remitted into the government treasury on or before 10th August।
आइए गाइस, सेक्शन 52 सबसेक्शन 4, सेक्शन 52 सबसेक्शन 4 सरकार ने क्या बोला इसमें कि आपको स्टेटमेंट देना होगा कि एक टैक्स पीरियड विच इज जनरली अ मंथ, एक महीने में आपने कितना टीसीएस कलेक्ट किया, किस इंसान का टीसीएस कलेक्ट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एक स्टेटमेंट के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं जीएसटीआर 8। क्या बोलते हैं? जीएसटीआर 8। डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन द लास्ट चैप्टर व्हिच स्टार्ट्स टुमारो। तो कहते हैं एवरी ऑपरेटर हु कलेक्ट्स द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल फर्निश अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under subsection 1 during a month। और ये हमें जैसे टैक्स अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना था, वैसे ही अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 8 जमा करा देना है। नेक्स्ट, एनुअल स्टेटमेंट भी जमा कराना है, जो कि आता है जीएसटीआर 9B में, लेकिन वो आज की तारीख में इफेक्टिव नहीं है। एनुअल स्टेटमेंट की डेट वैसे ही है जैसे एनुअल रिटर्न की डेट है, जो नॉर्मली एक इंसान भरता है बाय द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर एनुअल स्टेटमेंट इन केस ऑफ ईसीओ जो जीएसटीआर 9B में आती है, वो आज की तारीख में इफेक्टिव नहीं है, मतलब आज की तारीख में आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं एवरी ऑपरेटर who collects the amount specified in subsection 1 shall furnish an annual statement electronically containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under the said subsection during the financial year in such form and manner as may be prescribed before the 31st day of December following the end of such financial year. All right, guys. Provided that the commissioner may, for reasons to be recorded in writing by notification, extend the time limit for furnishing the statement, चाहे वो मंथली स्टेटमेंट हो जो जीएसटीआर 8 है, या एनुअली स्टेटमेंट हो जो जीएसटीआर 9B है, हम चाहें तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। अगर एक बार टाइम लिमिट बढ़ा दी गई, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और द कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। मतलब अगर एसजीएसटी एक्ट में एक्सटेंशन हुई है तो सीजीएसटी एक्ट में भी एक्सटेंशन हो जाएगी। आइए गाइस, फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट बाय ईसीओ। पहला वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर 8 has to be filed by the ECO containing details of the outward supplies of goods and or services effected through it, including the supplies returned through it and the amount collected by it as TCS during the month within 10 days after the end of each month in which the supplies are made। अगले महीने की 10 तारीख तक टैक्स जमा कराना है, अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 8 जमा कराना है। एडिशनली इसके अलावा आपको एक एनुअल स्टेटमेंट भी देनी होगी फॉर्म जीएसटीआर 9B में बाय द 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मगर ये अभी इफेक्टिव नहीं है। कमिश्नर चाहे तो इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 6, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता चलता है या आपको पता चलता है कोई गड़बड़ हो गई, कोई ओमिशन हो गया, तो क्या हम इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उस महीने में जिस महीने में हमारे को एक गड़बड़ पता चली? और अगर इस गड़बड़ की वजह से जो हमारे को सरकार को टैक्स जमा कराना था वो कम टैक्स जमा करवाया, तो आपको इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये रेक्टिफाई कब तक कर सकते हैं? पूरे जीएसटी लॉ में एक ही डेट है, रेक्टिफिकेशन हो, आईटीसी अवेल करना हो, एक ही डेट है दोस्तों। और वो डेट क्या है दोस्तों? एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी, वो डेट क्या है? सरकार ने वो डेट क्या दी है? 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, in this case date of filing annual statement, which happens to be the same date 31st December। तो in that case दोस्तों सरकार ने क्या बोला? If any operator, अच्छा whichever is earlier, if any operator after furnishing a statement under subsection 4 discovers any omission or incorrect particulars therein other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed,
subject to payment of tax as specified in subsection 1 of section 50, provided that no such rectification of any omission or incorrect particular shall be allowed after the 30th day of November following the end of the financial year or actual date of furnishing a relevant annual statement GST or 9B whichever is earlier. लेकिन क्योंकि 9B आज की तारीख में तो इफेक्टिव नहीं है, तो हमारे लिए जो डेट इंपॉर्टेंट मैटर करेगी वो 30th नवंबर ही मैटर करेगी, क्योंकि आज की तारीख में तो कोई GST और 9B भरता ही नहीं है. आइए गाइस, any omission or incorrect statement to be rectified in the month in which they are noticed but not later than 30th November of the next financial year or date of filing annual statement whichever is earlier. However, rectification तब नहीं allow करा जाएगा अगर आप scrutiny, audit, inspection या enforcement activity में पकड़े जाते हैं तो. All right guys, section 52 subsection 7, ये दोस्तों वही वाला पॉइंट है section 52 subsection 7 कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जाके जमा कराएगा, इट विल रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर व्हिच ही कैन यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटीज. ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई. The supplier who has supplied the goods or services or both through the operator shall claim credit in his electronic cash ledger of the amount collected and reflected in the statement of the operator furnished under subsection 4 in such manner as may be prescribed. The supplier can claim credit of tax deposited by ECO in his electronic cash ledger for payment of tax and other liabilities. Section 52 subsection 12. अब यहां पर आप देखेंगे 52(7) के बाद 12 आ गया है, बाकी सारे सबसेक्शंस हमारे सिलेबस के हिस्से में नहीं. ऑलराइट, तो ये मत सोचना कि मैंने कहीं गायब कर दिए, सिलेबस के हिस्से में नहीं है, आप इंस्टीट्यूट की बुक में भी देख सकते हैं. उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 52 सबसेक्शन 12. एनी अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर मे सर्व अ नोटिस. नोटिस भेज सकते हैं क्या इस चीज के लिए? भैया हमने डिटेल्स दीजिए, हमें पता चला, हमें खबर मिली है, हमें टिप मिली है कि भाई साहब कुछ गड़बड़ काम चल रहा है, तो क्या वो आपसे डिटेल्स मांग सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Either before or during the course of any proceeding under this act require the operator to furnish such details relating to supplies of goods or services or both effected through such operator during any period, or stock of goods held by the suppliers making supplies through such operator in the godowns or warehouses by whatever name called managed by such operator and declared as additional places of business by such suppliers. तो क्या बोला है दोस्तों, क्या बोला है कि वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, क्या आपने गुड्स या सर्विसेज आपने इफेक्टिव करी थी, इफेक्टेड थ्रू सच ऑपरेटर, उनकी डिटेल्स. स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर ये वेयरहाउस गोडाउन्स ऑफ द ऑपरेटर्स में रखवाए गए हैं, लेट्स से सप्लायर ने अमेज़न के गोडाउन में ही रखवा दिया कि भैया जब ऑर्डर आए तो अपने गोडाउन से ही उठवा के डिस्पैच करवा दीजिएगा, थोड़ा क्विक डिलीवरी हो जाएगी. जैसे होता है ना प्राइम डिलीवरी, अगले दिन विद इन 24 आवर्स डिलीवरी हो जाती है, वैसे ही यहां सरकार ने कहा कि भैया अगर स्टॉक ऑफ गुड्स है तो हमारी को उसकी सारी डिटेल्स चाहिए जो कि गोडाउन ऑपरेटर के गोडाउन वेयरहाउसेस में रखे हुए हैं. नेक्स्ट, एवरी ऑपरेटर टू हुम अ नोटिस हैज बीन सर्व्ड, जिसको नोटिस सर्व किया गया अभी ऊपर सबसेक्शन में अंडर सबसेक्शन 12, shall furnish the required information within 15 working days. कितने दिन के अंदर 15 वर्किंग डेज के अंदर of the date of service of such notice आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है which may extend up to 25,000 rupees. Any person who fails to furnish the information required by the notice served under subsection 12 shall, without prejudice to any action under section 122 final level का है, be liable to penalty which may extend up to 25,000 rupees. 25,000 रुपए तक की लायबिलिटी आपके ऊपर लिवाय करी जाएगी. 25,000 रुपए तक की लायबिलिटी. आ जाओ भाई. नोटिस टू द ईसीओ, ये पढ़िए गाइस, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है. नोटिस टू द ईसीओ, everyone
This brings us to the end of the chapter, guys. Let's head on to some questions, guys. क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, मतलब इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछा नहीं है, पूछ लेना चाहिए। मैं इंस्टीट्यूट की जगह होता तो अभी तक पूछ लेता। अगर दोस्तों एक इंसान प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा है और अपनी वेबसाइट से दे रहा है, मतलब किसी और की वेबसाइट पे अपना वो प्रोडक्ट नहीं डाल रहा है। जैसे कि दोस्तों मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेचता हूं तो मैंने अपने अपने वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट दिखा रखा है, जिसको खरीदना है वो मेरे वेबसाइट पर आओ, वहां पेमेंट करके खरीद लो। तो इन दैट केस क्या टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई करेगा? द आंसर टू विच इज नो। इन दैट केस टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो आपकी वेबसाइट है वो आपके अंडर ही है, आपकी यू आर द पर्सन डिसाइडिंग फॉर दैट। तो कहते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। If Mr. A purchases goods from different vendors and in turn Mr. A is selling them on his own website under his own billing, is TCS required to be collected? क्या TCS required to be collected? And the answer to which is no. According to Section 52 of the CGST Act, TCS is required to be collected on the net value of taxable supplies made through electronic commerce operator by other suppliers where the consideration is to be collected by the ECO. In this case, there are two transactions. Mr. A purchases the goods from the vendors and those goods are sold through his own website. मतलब वो खरीद रहा है, बेच रहा है। So for the first transaction, GST is leviable for the first transaction, which will be paid to the vendor on which credit is available to Mr. A. The second transaction is on his own account of Mr. A and not by other suppliers. वो किसी के थ्रू नहीं बिकवा रहा है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट टीसीएस। उस वाले केस में दोस्तों कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों जिससे जुड़ा हुआ आ सकता है। इज every ECO operator required to collect tax on behalf of actual supplier? क्या दोस्तों हर एक ECO को TCS कलेक्ट करना होगा दोस्तों? The answer to which is yes. However, there are certain cases जहां पर दोस्तों TCS कलेक्ट नहीं किया जाता है। कहते हैं yes, every ECO operator is required to collect tax where consideration with respect to the supply is being collected by the e-commerce operator. However, no TCS is required to be collected. कोई भी TCS नहीं कलेक्ट किया जाएगा, is required to be collected in the following cases. पहला, जिसपे सेक्शन 95 वाली सर्विसेज हैं दोस्तों, जो 6 सर्विसेज हैं जहां पर ECO ही माना जाता है सप्लायर है। ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अगर आपने जो गुड या सर्विसेज दिए वो सरकार द्वारा एग्जेम्प्टेड है, या फिर ऑन विच द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जहां पर रेसिपिएंट को जाकर टैक्स पे करना ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, वहां पर टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं करा जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब अपन सेक्शन 52 पढ़ रहे थे ना, वहां पर हर जगह ना टैक्सेबल सप्लाईज वर्ड यूज हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, वहां हर जगह ना दे वर यूजिंग द वर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। तो टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब वो यही कहना चाह रहे थे कि अगर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय द सप्लायर दी जा रही है, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो उन पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, उन पर टीसीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। जीएसटी तो लग ही नहीं रहा है, जब जीएसटी नहीं लग रहा है तो टीसीएस का सवाल ही नहीं उठता। आइए गाइस, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अब ना दोस्तों आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। वैसे चलो ये जो 8 पॉइंट है ना, ये 8 पॉइंट में आपको करेक्ट इनकरेक्ट लिमिट्स बतानी है दोस्तों। ये देखो इनके आंसर्स कैसे दिए गए, इजी से पॉइंट्स है दोस्तों, आपको इनकी लिमिट्स बतानी है या करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। इधर देखिएगा गाइस एवरीवन, is it correct or not that public sector undertaking is liable to deduct TDS from payment made to the suppliers of taxable goods? Is it correct or not that PSU is liable to deduct TDS?
हाँ या ना? यस, करेक्ट है। इधर देखिएगा गाइस, करेक्ट। अब बताओ, ऐसे भी वन वन मार्कर में आ जाते हैं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे भी वन वन मार्कर में मैंने कई बार देखे हुए क्वेश्चंस आते हुए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई गलती ना कर रहे हैं। नेक्स्ट, what is the implication of TDS in case services are supplied by a public sector company to another PSU? No TDS। आपको याद है, अगर PSU को देता है तो TDS नहीं कटेगा। Mr. X contends that tax is liable to be deducted if the total value of supply under a contract is 2,50,000 exclusive of tax. Is this contention valid? Yes, valid, क्योंकि exclusive of tax ही देखना होता है। What is the implication of TDS in case supplier and place of supply and recipient are in the same state? TDS is applicable, लगेगा। What is the implication of TDS in case location of the supplier is in state A and place of supply as well as registration of recipient are in state B? तो दोस्तों ये इंटरस्टेट सप्लाई है, TDS लगेगा, TDS लगेगा गाइस। Next, what is the implication of TDS if supplier as well as the place of supply are in state A and the recipient is located in state B? ये इंट्रा स्टेट है लेकिन सप्लायर रेसिपिएंट अलग अलग जगह हैं, तो यहां पर नो TDS। What is the rate of TCS under CGST? 0.25%. Is it valid that the services by way of transportation of passengers by motorcycle is to be included while computing net value of taxable supplies? No, invalid. All right guys, सी का क्या लिखा है? अच्छा, ओके ओके, तनिष्क की बात भी यहां पर सही है। यहां पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट is 2,50,000 exclusive of tax, it should be more than 2,50,000। ओके, मैं अग्री करूंगा। मैंने उस मोर देन पर फोकस नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख का एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स तो क्या TDS लग जाएगा? नहीं लगेगा गाइस, इट हैज टू बी मोर देन 2.5 लाख रुपीस, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करिए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट का टाइम देता हूं। आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन। करिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। Ramlala Enterprises, registered in Delhi, is engaged in the supply of interior decoration services to Andhra Bhavan located in Delhi। अब गाइस इधर ध्यान दीजिएगा, रामलला एंटरप्राइजेस सप्लायर है और ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज दी है इन रिलेशन टू आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। तो दोस्तों, अगर सर्विसेज दी जाती है इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होती है वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो ये आंध्र भवन लोकेटेड कहाँ है? दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। और लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली। तो बिकॉज दोनों दिल्ली दिल्ली है दोस्तों, तो ये वाला ट्रांजैक्शन क्या हो गया? दिस इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ये क्या है दोस्तों? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? अब बात यह आती है, इन्होंने सर्विस किसे दी? इन्होंने सर्विस दी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को, स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि रजिस्टर्ड ओनली इन आंध्र प्रदेश है। मतलब दोस्तों, जो रेसिपिएंट है दोस्तों, वो दूसरे स्टेट का है, वो AP आंध्र प्रदेश का है। तो इस वाले केस में दोस्तों TDS लगेगा ही नहीं। इस वाले केस में गाइस TDS लगेगा ही नहीं। TDS का प्रोविजन ही नहीं लगेगा, बिकॉज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन वन स्टेट which is different from the location of the recipient. The total contract value inclusive of GST is 15,50,000 and the payment for the same is due in October 2025। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूसिव ऑफ GST है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सक्लूसिव ऑफ GST भी करेंगे तो 2.5 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन जब TDS लगना ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बोला गया, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बोला गया है, Will your answer be different if Ramlala Enterprises registered under composition scheme? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रामलला एंटरप्राइजेस कॉम्पोजिशन स्कीम में है या नहीं।
दोस्तों ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, ब्रीफली एक्सप्लेन हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, ईसीओ is liable to collect TCS who is not being an agent. Briefly explain the provisions relating to registration. Registration ECO का दोस्तों जो TDS डिडक्टर होते हैं या TCS TDS डिडक्टर या TCS कलेक्टर होते हैं दोस्तों, इनका विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कब तक भरनी होती है दोस्तों? इन्हें अगले महीने की 10 तारीख तक भरनी होती है, अगले महीने की 10 तारीख तक इन GSTR 8 by the 10th of next month, 10th of next month. And deposition of TCS भी कब तक जमा कराना होता है? सेम डेट 10th of next month. मतलब छोटे छोटे प्रोविजंस आ गए हैं गाइस, छोटे छोटे प्रोविजंस आ गए हैं। अब यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 करिए। क्वेश्चन नंबर 12, डू इट गाइस। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देता हूं 4 मिनट। करिए गाइस। 1 minute for reading and 3 minutes for solving it out. इंफ्रा स्टेट नहीं है, ये इंट्रा स्टेट है, गलती से टाइपिंग में इंट्रा। अगर आप ईसीओ के थ्रू सामान बेच रहे हैं तो वो तो आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा, लेकिन उस केस में होता क्या है कि उसने जब आपका टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड है। अनटिल अनलेस जो आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो तो टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। If you are providing taxable goods or taxable services, but you are not registered under the GST law and you are still supplying goods or services, तो एक तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि उस केस में आपको याद हो, गुड्स के केस में तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी आप ईसीओ के थ्रू सामान भी बेच सकते हैं, अदरवाइज आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। याद आ रहा है? 8-9 पॉइंट्स थे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में, जहां अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए सारी की सारी। लेकिन टीसीएस के प्रोविजन में सरकार ने कहा अगर ये जो प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्ट है या गुड्स जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट है तो टीसीएस मत कलेक्ट करना। क्लियर हुआ गाइस? डन। अब इधर ध्यान से देखिएगा। मोहन अ रजिस्टर्ड पर्सन इन Salem, Tamil Nadu makes intra-state supply of taxable goods amounting to 13,50,000 inclusive of GST, जिस पर 18% GST लगा है, to a PSU. तो 13,57,000 into 100 divided by 180, टोटल 11,50,000 का, 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू का है तो जीएसटी लगना चाहिए। कंसिडरेशन फॉर द सेम इज रिसीव्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो डिवाइड बाय 5 किया तो जो पेमेंट करी जा रही है दोस्तों वो 2,30,000 प्लस जीएसटी देयर ऑन करी जा रही है इन एवरी इंस्टॉलमेंट। लेकिन क्या उससे हमारे को कोई फर्क पड़ता है? क्या उससे हमारे को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखी जाती है, इंडिविजुअल पेमेंट या इंडिविजुअल प्रोडक्ट को तो हम कभी भी चेक नहीं करते। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? जी हाँ, टीडीएस डिडक्ट होगा। कहते हैं what will be your view with respect to applicability of TDS? TDS deduct होगा। what is the period by which TDS is required to be deposited to the government account? अगले महीने की 10 तारीख, नेक्स्ट अगले महीने की 10 तारीख तक। तो यहां पर जब आप पेमेंट कर रहे हैं 2,30,000, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है इसका 1%, 2300 रुपए, जब हर इंस्टॉलमेंट में 2300 सीजीएसटी 2300 एसजीएसटी डिडक्ट होगा एंड इट विल बी डिपॉजिटेड, उसे फिर डिपॉजिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आरटीपी का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। लास्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, 4 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, उसके बाद लो वैसे भी खत्म हो गए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 है टोटल। करिए गाइस, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। मिस्टर भोलू राम, a supplier located in Meerut, UP, supplied bed sheets, pillow covers and blankets to government agency registered in UP.
द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 4,61,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन इंडिविजुअली वैल्यूज जो यहाँ पर दी हुई है वो अगर आप देखो तो कोई भी 2.5 लाख से ज्यादा की नहीं है। तो क्या हमारे लिए इंडिविजुअल वैल्यूज मैटर करती है? नहीं, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैटर करती है। एंड एज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2,50,000 रुपीज, क्या दोस्तों टीडीएस का प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई कर जाएगा? हाँ जी, टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई कर जाएगा। 4,61,000 पर 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी लगेगा। ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी जो है और जो सप्लायर है वो दोनों यूपी के हैं और गुड्स का काम है। तो और गुड्स जहां दिए जाते हैं तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पर ये गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं, जहां पर अगर मूवमेंट हो रही है तो जहां जाके टर्मिनेट हो रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो गाइस टीडीएस विल बी डिडक्टेड 4,61,000 का 1%, 4610 Is government agency required to deduct TDS, and if yes, determine the amount of tax to be deducted. मजा आया guys? This brings us to the end of the chapter. हमारा यहाँ chapter खत्म होता है. It's been almost 1 hour 50 minutes or so.